नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मौर्य काल के बारे में देखेंगे। पूरा डिटेल में रहेगा, ट्रिक के साथ है, प्लस इमेज भी यूज़ किया हूं मैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो मौर्य काल है ये 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसका हमको प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगस्थनीज की इंडिका से और अशोक के अभिलेख से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख से। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर मौर्य काल विस्तृत हुआ है तो वो अशोक के समय ही हुआ है। ये है अशोक के समय का भारत। इधर पूरा पाकिस्तान तक पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा पूर्वी भारत छोड़ दिए हैं, पूर्वी भारत साइड का कुछ एरिया, बाकी का पूरा अखंड भारत का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। बस दक्षिण का कुछ थोड़ा सा क्षेत्र, ये जो थोड़ा सा एरिया था वो उन्होंने छोड़ दिया था। बाकी का पूरा ये कायदे से इधर का ये जो एरिया जा रहा है ना पश्चिम साइड, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, लेकिन बाकी पूरे को अगर फैलाया किसने है तो सम्राट अशोक ने। चलिए सबको हम लोग इमेज के साथ देखेंगे अब थोड़ा देर में। देखिए, मौर्य के ने 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया है, तो इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री, साथ ही साथ उसका प्रधानमंत्री भी था ये कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया था। इन्होंने घनानंद को क्यों हराने का चाहा कौटिल्य ने, इसके बारे में अभी थोड़ा देर में बताऊंगा आप लोगों को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया है तो नंदवंश के सम्राट घनानंद को हराया है और मौर्य साम्राज्य के विस्तार एवं उसे शक्तिशाली बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। मतलब स्थापना तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा शक्ति अगर विस्तार किया है किसी ने तो वो था सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य क्या हुआ, सबसे महान एवं शक्तिशाली शासन क्षेत्र बनकर के विश्व भर में उभरा था मौर्य साम्राज्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये जो मौर्य वंश था उसमें कौन कौन से शासक हुए थे, प्रमुख शासक, उनका पूरा का पूरा क्रम देख लेते हैं ट्रिक के साथ एकदम। देखिए, मौर्य शासकों की सूची क्रम से याद करने का ट्रिक क्या है? चंद्रबिंदु और आशा कूद के संपत्ति सारी देवेंगे सतबृहद्रथ को। किसको देंगे? सतबृहद्रथ को। चंद्रबिंदु मतलब सबसे पहला जो मौर्य वंश का शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी तक था और इसके टोटल 25 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद फिर आए बिंदुसार, ये 298 से 273 तक शासन किया, 25 वर्षों तक। चंद्रबिंदु और आशा से है अशोक। आशा से क्या है अपना? अशोक है। और अशोक ने कब तक शासन किया है तो 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक, 41 वर्षों तक इसने शासन किया है। कू से है आपका कुणाल। कू से क्या है? कुणाल है, इसने 232 से 224 ईस्वी ईसा पूर्व मतलब 8 वर्षों तक शासन किया है। कूद द से बनता है दशरथ मौर्य। द से क्या है? दशरथ मौर्य, इसने 232 से 224 ईस्वी तक शासन किया है। कूद के उसके बाद क्या है? संपत्ति सारी देंगे ना, संपत्ति से बनता है संप्रित, ये 224 से 215 ईसा पूर्व मतलब 9 वर्षों तक रहा था। संपत्ति सारी देवेंगे, सारी से है सालिम सुख, ये 215 से 202 ईसा पूर्व तक रहा, 13 साल तक। कूद कर सारी संपत्ति देवेंगे, देवेंगे से है देववर्मन, देवेंगे से क्या है? देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व तक रहा था, 7 वर्षों तक। सतबृहद्रथ को ना, तो सत से क्या है? सतधनवन है, ये 195 से 187 ईसा पूर्व तक रहा था और 8 वर्षों तक। और उसके बाद जो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन सा था तो बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा है? बृहद्रथ है। और सबसे कम समय तक भी इसी ने शासन किया है, 2 वर्षों तक। और सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया है तो अपने सम्राट अशोक ने 41 वर्षों तक किया है। इन सभी चीज़ों को याद रखना है, सीक्वेंस पूछ सकता है तो ये ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? चंद्र बिंदु और आशा कूद के संपत्ति सारी देवेंगे सतबृहद्रथ को। और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा जिनका आवाज़ था वो था कौटिल्य, अर्थशास्त्र को जिन्होंने बनाया था। तो कौटिल्य ने ही पहली बार अर्थशास्त्र का निर्माण किया था। धनानंद
तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। भूल गए हो तुम कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी सत्ता का समूल विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आखिर कौटिल्य ने ऐसा कहा क्यों था? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। क्या है, जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था तो एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था, उसका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। ये सब याद रखना है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते थे। मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गया था। तो उस समय मगध अच्छा खासा एक शक्तिशाली राज्य था। तो और क्या था, वो अपने पड़ोसी राज्यों के आंखों में खटकता भी था। तो क्या हुआ था, तत्कालिक मगध के जो सम्राट थे घनानंद, उन्होंने कौटिल्य के उपहार को ठुकरा दिया और बोला कि तुम तो एक क्या हो, एक पंडित हो, अपनी चोटी पर ही ध्यान रखो, युद्ध करने का काम तुम्हारा नहीं है, वो राजा का काम है, तुम अपनी पंडिताई ही करो। तो क्या हुआ, चाणक्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उसने फिर ये बात कही थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण को देख लिया था और इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल राष्ट्र की नींव डाली जो आज तक लोगों के लिए आदर्श है। देखिए क्या हुआ था, उन्होंने मगध पे राज पाने के लिए कौटिल्य ने बहुत ही ज़्यादा कूटनीति का उपयोग किया था। कौटिल्य को कूटनीति का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उसने क्या किया था, मगध पर विजय पाने के लिए अपने एकदम जासूसों का एकदम जाल बिछा दिया उसने मगध पर। और क्या किया, साथ ही साथ लोगों को भड़का भी रहे थे राजा के खिलाफ, और कुछ लोगों को पैसा वैसा भी दे करके कि राजा के खिलाफ कर दिए थे। तो इससे क्या हुआ, एक बार ऐसा हो गया, हो जाने के बाद क्या हुआ, उसने चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को या क्षत्रियों को मार भगाने के लिए तैयार किया। एक कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल में से मदद मिली। क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कर रहे थे, जो गुप्तचर थे उन लोग भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध के गृह युद्ध को उकसाया। क्या है, वहाँ पर जो अंदर में लोग क्या थे, मगध को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो उसमें क्या किया था, चाणक्य ने लोगों को उकसाने का भी काम किया था। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था, पहले बता चुका हूँ। इसके बाद नंद शासक ने अपने पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा था, जिसके बाद क्या हुआ, नंद वंश के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास जीता और उसके साथ उन्होंने अपने सत्ता पर अधिकार कर लिया और बहुत अच्छे से चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। और कहीं अपने दुश्मनों के दुश्मन के सहारे, कहीं पारिवारिक संबंध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो उसके बाद क्या हुआ, जो कौटिल्य ने प्रण लिया था ना कि मैं अपना चोटी नहीं बांधूंगा, उसके बाद उसने क्या किया था, अपना फिर चोटी बांधा था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जो विद्वान है वो एकमत नहीं है। कुछ लोग जो ऐसे ब्राह्मण परंपरा के अनुसार उसको शूद्र या वृषल माना गया है, जबकि बौद्ध परंपरा में उसे पिपलीवन गणराज्य के क्षत्रिय वंश का बताया गया है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे, इस पे विद्वान जो है अभी तक सहमत नहीं है या एकमत नहीं है कि वो क्या थे। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कुछ घटनाओं का, तो क्या हुआ है, इसने रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्पगुप्त द्वारा बनाया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही एक घटना है, क्या है कि ये जो है सुदर्शन झील पर एक बांध बना है, जिसको किसने बनाया है, पुष्पगुप्त ने बनाया है। और ये जो पुष्पगुप्त था उस समय अशोक का जो प्रतापी राज्यपाल था। देखिए, जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त ने सिकंदर या इसी को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया था। इसने क्या किया है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया हुआ है। याद रखना है, वो जो घनानंद था ना जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, वो क्या है, सिकंदर के समय समकालीन था। एग्जाम में वो भी क्वेश्चन पूछता है।
साथ ही साथ क्या है, चंद्रगुप्त को जो यूनानी स्रोत में चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं, तो सेंड्रोकोटस, क्या कहा गया है चंद्रगुप्त को, सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त और जो सेल्यूकस के बीच जो एक संधि हुई, ये लड़ाई हुआ था, चंद्रगुप्त जीत गया था, तो उसके बाद जो संधि हुई और संधि के बीच में क्या किया गया था, सेल्यूकस ने जो कांधार, काबुल, हेरत और जो बलूचिस्तान के जो क्षेत्र थे उसको क्या कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। इसके साथ ही क्या हुआ, चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी भी भेंट किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो सेल्यूकस ने ये सब चंद्रगुप्त को दिया, अब चंद्रगुप्त ने क्या किया, सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किया था। इतना भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की जो बेटी थी हेलेना उसके साथ क्या कर दिया था, विवाह भी किया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार का राजदूत के रूप में भेजा था। जो सेल्यूकस थे, मतलब क्या है, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत कौन था सेल्यूकस का, तो मेगास्थनीज था, ये भी याद रखना है। और मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है, तो वो इंडिका है, याद रखना है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में चंद्रगुप्त ने कौन से धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म को अपना लिया था। और सिंहासन त्याग कर वो कहाँ चले गए थे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत किया था अपने अंतिम समय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ये सारे के सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, आप सभी को याद रखना है इस चीज़ों को। के शासन में पहली बार भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम मगध था। चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी से लेकर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में गोदावरी तक किया था। आगे चलकर पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में गोदावरी तक किया था। आगे चलकर उस मगध साम्राज्य का क्षेत्रफल आज के भारत से भी बड़ा हुआ। यह कौटिल्य की कल्पना का चक्रवर्ती क्षेत्र था जो अखंड। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक हुए वो थे बिंदुसार। इनका शासनकाल कहीं कहीं पर 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व मिलता है और कहीं कहीं पर 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मिलता है, मतलब 25 साल। ये वाला ज़्यादा करेक्ट है, 298 से 273 ईसा पूर्व, तो इसको अपने को याद रखना है। बिंदुसार का जो शासनकाल था वो कब से कब था, 298 से 273 ईसा पूर्व है, लेकिन कुछ कुछ पुस्तकों में 298 से 269 भी लिखा है, तो आप लोग को इसीलिए दोनों चीज़ें मैं बता दिया, ये ज़्यादा सही है, 298 से 273 ईसा पूर्व, 25 साल वाला। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनके पुत्र थे बिंदुसार, वो सत्तारूढ़ हुए और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। बस इतना पता चलता है कि इनकी जो माँ का नाम था वो दुर्धर था और उसे जो है अमित घात, क्या कहते हैं, बिंदुसार को अमित घात मतलब दुश्मनों का संहार करने वाला कहा जाता है कि उपाधि दी गई थी, जिसे यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचटस के नाम से जाना जाता है। मतलब अपने को पूछेगा कि अगर अमित घात किसको कहते थे, तो किसको कहते थे, तो बिंदुसार को कहा जाता था। यूनानी ग्रंथों में इसको क्या बोला गया है, अमित्रोचटस के नाम से जाना गया है। उसने एक यूनानी शासक एंटिनियोकस से सूखी अंजरी, मीठी शराब व दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन क्या किया था, ये जो एंटिनियोकस ने सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक को छोड़ करके बाकी जो चीज़ें मांगा था उसको दे दिया था। बिंदुसार के बारे में उतना जानकारी नहीं मिलता है। अब हमको जानकारी मिलता है सम्राट अशोक के बारे में। भारत के ना कहे विश्व के सबसे महानतम सम्राटों में से एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक 269 से ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, या इसी को 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व ले सकते हैं। जिस पुस्तकों में उनको 269 तक रखा है, तो इनको 273 किया है। कायदे से ये 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थे। ये अपने को याद रखना है। चंद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो शासनकाल था वो 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। लगभग 41 वर्षों तक, सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने ही शासन किया था, 273 से 232 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं हम लोग सम्राट अशोक के बारे में। आप भविष्य को देख सकते हैं। आपने मेरे इन पुत्रों को देखा। मेरे बाद इनमें से कौन मगध का सम्राट बनने योग्य है? आजीविक संप्रदाय के साधु पिंगल वत्स इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। अशोक वदान के मुताबिक 101 राजकुमार में से जो सबसे सामर्थ्यवान था वो राजा बिंदुसार का प्रिय नहीं था। इसलिए पिंगल वत्स को लगा कि अगर राजा को उनकी बात अप्रिय लगी तो उनकी जान जा सकती है। महाराज, मैं भविष्यवाणी अवश्य करूं, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जैसे ज्ञानी पुरुष के संकेत ही काफी है।
आप जो उचित समझें वो करें। जितना आवश्यक हो उतना ही बताएं। महाराज, जिसकी सवारी सर्वश्रेष्ठ है वही आपका उत्तराधिकारी। गुरुदेव, कुछ और संकेत कीजिए। राजकुमारों में जिनका आसन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वही आपका उत्तराधिकारी। आजीविक साधु पिंगलवत्स इस तरह के संकेतों में बिंदुसार के उत्तराधिकारी के बारे में बताते रहे। कभी खाने के बारे में तो कभी खाने के बर्तन के बारे में। शाम हुई तो राजकुमार अशोक अपनी मां के पास पहुंचा। क्या भविष्यवाणी की? उन्होंने भविष्यवाणी तो बहुत की, किंतु किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया? क्या भविष्यवाणी की? महात्मा पिंगलवत्स ने ये भविष्यवाणी की कि जिसका आसन, सवारी, भोजन, पेय, बर्तन सबसे उत्कृष्ट होगा, मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा। और माते, हम हाथी पे सवार होकर राजमन पहुंचे और धरती से समृद्ध आसन और क्या होगा, वही हमारा आसन था। बस अब हमें मगध साम्राज्य का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं महाराज बिंदुसार भी नहीं। जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे वो बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। अपने राजकुमार के दिनों में मतलब जब वो युवावस्था में थे तो उन्होंने उज्जैन व तक्षशिला के विद्रोह को दबाया था। लेकिन जब उन्होंने कलिंग की लड़ाई की उसके बाद उन्होंने इतना खून खराबा देखा कि उनका ध्यान एकदम पूरा का पूरा युद्ध से ख़त्म हो गया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अपने अंतिम वर्षों में भी जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया है, वैसे ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। करने वालों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन सम्राट बिंदुसार की दृष्टि में उनका उत्तराधिकारी सुशील ही था। सुशील की परीक्षा की घड़ी भी जल्द ही आ गई। तक्षशिला में एक बार फिर विद्रोह हो गया। इस बार बिंदुसार ने सुशील को तक्षशिला भेजा। उधर सुशील तक्षशिला पहुंचा और इधर बिंदुसार की तबीयत अचानक खराब हो गई। महामात्र राधा गुप्त, तक्षशिला में क्या राजकुमार सुशील को कोई सफलता मिली? जी नहीं महाराज, अभी तक किसी भी अपेक्षित सफलता की सूचना प्राप्त नहीं हुई। आप सुशील को पाटलिपुत्र से वापस आने का संदेश भेजिए और उसके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कीजिए। अब मुझे नहीं लगता अब इस बिस्तर से उठ पाऊंगा। अशोक के पूरे शरीर को हल्दी लगाकर पीला कर दिया गया था, जिससे कि वो बीमार दिखे और अशोक की बीमारी की खबर फैला दी गई। उधर बिंदुसार की तबीयत और खराब हो गई। बिंदुसार टकटकी लगाए सुशील की प्रतीक्षा कर रहा था। युवराज सुशील आ गए? युवराज सुशील नहीं महाराज, राजकुमार अशोक। सुशील को बुला अविलंब। युवराज सुशील को पाटलिपुत्र पहुंचने में अभी बहुत विलंब है महाराज। तब तक आप राजकुमार अशोक का राज्याभिषेक कर दो। अशोक का राज्याभिषेक कर दो? जी महाराज, जब यहाँ युवराज सुशील पधारेंगे उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। व्यर्थ की बातें मत करो राधा गुप्त। जाओ जाके देखो सुशील कहाँ तक पहुंचा। जाओ। यदि मैं मगध की राजगद्दी का सबसे योग्य और सामर्थ्यवान उत्तराधिकारी हूं तो मेरा राज्याभिषेक अभी होगा, इसी क्षण होगा।
इसी के बाद अशोक के पिता बिंदुसार पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठे। मौर्य वंश का तीसरा सम्राट अशोक था कि उस रूप को चंद अशोक कहते हैं, मतलब क्रूर, निर्दयी अशोक। अशोक के हरम में सैकड़ों महिलाएं थीं। ये स्त्रियां अशोक की सेवा और आमोद प्रमोद में लिप्त तो रहती थी, लेकिन उनमें से कई ऐसी थी जो उसे छूना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत रूखी थी। इस बात का पता अशोक को चल गया। नगरनायक, नगरनायक को बुलाओ। नगरनायक। प्रणाम महाराज। तुम्हें पता है इस महल में क्या हो रहा है? नहीं महाराज। नहीं? इस महल की स्त्रियों और युवतियों को सम्राट देव नाम प्रियदर्शी अशोक को छूने में घृणा। बताओ, इस सम्राट इन्हें कारागार में डाल भूखा रखना चाहिए महाराज। इन सबको इनके वस्त्रों में लपेटकर जीवित जला दो। इन सभी को महाराज? सबको। अशोक के ऐसे ऐसे कामों के कारण अशोक को चंड अशोक भी कहा जाता था। बाद में जो कलिंग का युद्ध हुआ तो फिर इनका मन बदला और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म को जो शिक्षा दिया था, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में किसने शिक्षा दिया था? तो उपगुप्त ने शिक्षा दिया था और उन्होंने देवनाम प्रियदर्शी ये सब का जो था उपाधि धारण किया हुआ था। साथ ही साथ क्या है, सम्राट अशोक के शिलालेखों तथा शिलोत्कर्णी उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पर पाए जाते हैं। मतलब बहुत जगह पर इन्होंने अपने शिलालेख के बारे में फैला हुआ था। चलिए अब इनके शिलालेख के बारे में हम लोग देखते हैं। मौर्य युग में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार की कोशिशों के बावजूद कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था। वे उस पर विजय नहीं पा सके थे। संभवतः कलिंग एक काफी बड़ा राज था, और अगर आप पूरे भारतवर्ष को देखिए, आसाम से लेके अफगानिस्तान तक, कश्मीर से लेके मैसूर तक और नीचे तक, तो एक वो छोटा सा पॉकेट जैसा नजर आएगा मैप में। देखिए, हो सकता है अशोक को ये लगा हो कि ये पॉकेट अगर खत्म कर दिया जाए तो पूरा निर्बाध कौटिल्य ने जो कल्पना की थी चक्रवर्ती क्षेत्र की, वो उसके पास है। अशोक को कलिंग का युद्ध हर हाल में जीतना ही था, क्योंकि हार से अशोक और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के बोलबाले पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। अशोक के शासन रक्तपात से अशोक गहरी व्यथा में डूबता जा रहा था। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा था। महाराज, महाराज की जय हो। विजय विपुल बच चुका है महाराज। और ये कलिंग के राजा की तलवार। अगर आप कहें तो उसका सर काट के आपके जड़ों में दे दूं महाराज। चारों तरफ केवल रक्त। तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अशोक सत्य, अहिंसा और सदाचार की बातें करने लगा था। तो क्या सम्राट अशोक सन्यासी बन गया? नहीं। ये धम्म विजय को ही असली विजय मानते हैं। ये धम्म लेख इसलिए लिखवाया जा रहा है जिससे मेरे खुद या प्रपौत नए देश को जीतने की इच्छा ना करें, और यदि वे नए देश जीते तो संयम और हल्के दंड से काम। धम्म विजय असली विजय। आज इसने अपने संदेश और आदेशों को
शिलालेख और स्तंभों के जरिए साम्राज्य के हर एक कोने तक फैलाया। बौद्ध ग्रंथ में इसकी संख्या 84,000 बताई गई है। चीनी लेखक फाहियान और वेइनसांग ने ऐसी जगहों पर स्तूप और शिलालेख होने की बात लिखी है जहां आज उसका नामो निशान नहीं है। संभव है कि अशोक के सभी शिलालेख समय की मार को न झेल पाए हों। युद्ध के जरिए अशोक का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला, जबकि धर्म विजय की जो शुरुआत अशोक ने की उसकी सीमा कुछ ऐसी बनी। ये वो राज्य हैं जहां उसकी विजय पताका लहराई थी। अब उसके धम्म विजय यानी धर्म के रास्ते जीत का मानचित्र देखिए। यह अशोक के दुनिया भर में असर का मानचित्र है। उसने प्रेम और सद्भाव से बौद्ध धर्म को दुनिया का प्रमुख धर्म बनाने में मदद की। अशोक ने ही भारत में सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। अशोक ही ऐसा पहला शासक था जिसने समाज में आपसी भाईचारे और नैतिक आचरण के नियम बनाए और साम्राज्य में एक आचार संहिता को लागू किया। आज के भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की देन है। हमारे झंडे का चक्र भी अशोक की ही देन है। सम्राट अशोक बहुत ही ज़्यादा दानवीर हो गया था। मतलब उसको अब क्या है, कुछ भी मिलेगा तो वो बौद्ध भिक्षुकों को दे दिया करता था। तो इससे क्या है, उनका पुत्र बहुत परेशान हो चुका था। जो भी चीज़ दो तो सम्राट अशोक मतलब जब वो सम्राट अशोक वृद्धावस्था में आ गए थे, मतलब 232 के आसपास का समय बता रहा हूँ, तो जो भी चीज़ सम्राट अशोक को दिया जाता था वो क्या करते थे, बौद्ध भिक्षुकों को दान में दे देते थे। तो जिससे उनके पुत्र बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये सब कुछ तो दान ही दे दे रहे हैं करके। तो क्या हुआ था, अंतिम समय जब ये मर रहे थे तब ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे आदेशों का अब कोई अर्थ नहीं है राधागुप्त। मेरे आदेश उस नदी की तरह है, बार बार पहाड़ की चट्टानों से टकरा कर लौट जाती है। सेवक, मेरी अब कोई सत्ता नहीं है मित्र। अब मैं सम्राट नहीं। तो क्या तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? ये आधा आंवला को कुतरा ले जाओ और संग में दान दे दो। वो आंवला देने के बाद फिर सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई थी 232 ईस्वी में। ऐसे महान सम्राट हमारे जो अशोक हुए थे वो मर गए थे। तो इसके ये फर्स्ट पार्ट है। अभी अशोक के शिलालेख को मैं एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा। साथ ही साथ जो और भी मौर्य काल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अगला जो है मतलब बौद्ध के अशोक के शिलालेख और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। ये मौर्य काल का फर्स्ट पार्ट है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।